मित्रों नमस्कार। आपको हम बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा मेटर उपलब्ध करवा रहे हैं। 15 मार्च से पहले 12वीं संस्कृत का पूरा कोर्स कंप्लीट आपको रिवीजन के रूप में करवा दिया जाएगा और जो भी आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जो महत्वपूर्ण आपका मैटर होगा वो वीडियो के रूप में और पीडीएफ नोट्स के रूप में आप तक पहुंच जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखते रहना। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि जो फायदा आपको हो रहा है वो सबको होता रहे। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत साहित्य के 100 प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि 2 हिस्सों में बताएं हम, लेकिन वो सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हमें विश्वास है कि इन सभी प्रश्नों में से आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे। तो 100 प्रश्न हैं और आप चाहोगे तो एक सीरीज और बढ़ा देंगे हम, यानी कि 100 की जगह 150 भी कर देंगे। लेकिन हमने काफ़ी विश्लेषण करने के बाद में 100 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं और 100 के 100 प्रश्न बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप एक एक सवाल को देखते रहें, एक एक को सुनते रहें और जब सुनोगे तो ही आपको याद रहेगा। फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो, ठीक है, जो भी मैटर है आपका 12वीं संस्कृत का, तो उसके लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। मिशन करियर क्लासेज स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लोगो है हमारा, इस नाम से मिलेगा आपको। उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, हम टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं तो उस पर आप टेस्ट भी दे सकोगे और फटाफट अपना रिजल्ट भी देख सकोगे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही खास है, काफ़ी अच्छे से मेहनत हमने की है और आप भी अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम 2022। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ से देखेंगे हम, एक एक प्रश्न को बताऊंगा मैं। सबसे पहला प्रश्न है, वेदस्य पादौ किम स्मृतम। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार बच्चों को ये सवाल जो लिखा हुआ है इसका अर्थ समझ में नहीं आता है कि भाई ये पूछ क्या रहा है, इसीलिए उत्तर लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, साथ साथ में प्रश्न का भी बताऊंगा और उत्तर का मतलब भी बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए। पहला सवाल है, वेदस्य पादौ किम स्मृतम, यानी वेदस्य यानी वेद का, पादौ यानी पैर, किसको माना गया है, वेद के जो पैर हैं वो किसे कहा गया है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, आपको हमने इसमें पहले बताया था कि वेद के 6 अंग होते हैं, वेदांग, ठीक है, जिनको हम वेदांग के नाम से मानते हैं। यानी हमारा जो वेद है उस वेद को एक पुरुष के रूप में कल्पित किया गया है। किस रूप में? पुरुष के रूप में कल्पित किया गया है। अब पुरुष के आपको उसमें 6 अंगों के बारे में जानकारी रखनी है। नाक है, हाथ है, मुख, कान, पैर और आंख। हमने आपको यहाँ पहले बताया था कि वेद के 6 अंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो वेद है उसको पुरुष के रूप में कल्पित किया गया है। तो वेद के पैर किसको माना गया है, ये हमारा सवाल है। तो आपने मित्रों एक श्लोक पढ़ा होगा, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते। इससे स्पष्ट होता है कि वेद के जो पैर हैं वो छंद को माना गया है। किसको? छंद को, यानी कि जो छंद हैं वो पैर हैं, ऐसे आपको समझ लेना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर लिखना होगा वो लिखना होगा, वेदस्य पादौ छंदः स्मृतः। क्या लिखना होगा? छंद है। यानी छंद के बिना जिस प्रकार साहित्य चल नहीं सकती, उसी प्रकार व्यक्ति पैरों के बिना चल नहीं सकता। इसीलिए इन्होंने कल्पना करी है। ठीक है, ऐसे कैसे कल्पना करी है कि जो छंद हैं वो वेद रूपी पुरुष के पैर हैं, ऐसे कल्पना करी है। ऐसे 6 अंगों की कल्पना अलग अलग करी है। ठीक है, अब मैं आपको अलग से भी बता दूंगा वैसे वो, क्योंकि यहां बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। अभी हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे लगातार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 2 नंबर पे, संगीत शास्त्रस्य वर्णनम कस्मिन् वेदे अस्ति। बहुत ही सरल सवाल है, संगीत शास्त्र का वर्णन किस वेद में है। ठीक है, यानी संगीत के विषय में, संगीत के कौन कौन से अंग होते हैं, संगीत में जो सा रे गा मा पा धा नी सा जो स्वर हैं हमारे, इनके बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। तो ऐसा कौन सा वेद है? तो उत्तर हो जाएगा मित्रों सामवेद। किस में है? सामवेद में है। तो उत्तर आपको लिखना होगा सामवेदे। तो उत्तर या तो आप पूरे पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हो, अब जैसे आपके लिए संकेत जैसा मिले उसी हिसाब से आपको करना होगा। यदि पूर्ण वाक्य में लिखोगे तो आपको लिखना होगा, संगीत शास्त्रस्य वर्णनम सामवेदे अस्ति। यदि आपको एक वाक्य में लिखना होगा तो सामवेदे लिखना होगा सिर्फ। ठीक, अगला सवाल बहुत ही सरल है, रघुवंश महाकाव्ये
कति सर्गाः सन्ति। ये वो प्रश्न है फ्रेंड्स जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से जरूर सवाल आपके रिपीट होके आ जाएंगे, हमें विश्वास है, ठीक। देखो कह रहे हैं कि रघुवंश महाकाव्य जो कि कालिदास जी का है। आपको पता है कि कालिदास जी की जो कुल रचनाएं हैं वो 7 रचनाएं हैं, समझ गए बात को। अब उन 7 रचनाओं में एक तो कुमार संभव आता है, एक रघुवंश आता है, ये तो महाकाव्य हैं। तो महाकाव्यों की यदि बात आए कि कालिदास के 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो कुमार संभव और रघुवंश, और 3 उनके रूपक हैं यानी कि नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रम उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। खंड काव्य 2 हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। लेकिन यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि रघुवंश में कितने सर्ग हैं, तो एकदम आसान है, आपको याद रखना है 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19। रघुवंश में 19 सर्ग हैं, और कुमार संभव यदि पूछते आपसे तो कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। ये आपको याद रखना है, यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, देखिए 4 नंबर पे, बुद्ध चरितस्य महाकाव्यस्य आधार ग्रंथ के अस्ति, यानी बुद्ध चरित महाकाव्य का आधार ग्रंथ कौन सा है। अब बुद्ध चरित महाकाव्य किसका है? अश्वघोष जी का है। किसका है? अश्वघोष जी का है। अब ये कह रहे हैं कि बुद्ध चरित महाकाव्य जो है उसका आधार ग्रंथ क्या है, यानी जितने भी ग्रंथ हैं उनका कोई ना कोई आधार तो रहा होगा, कोई उसका वैशिक तो रहा होगा, कोई उसका वेश तो रहा होगा। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि आधार ग्रंथ किसको मान करके लिखा गया है, ऐसे ये पूछ रहे हैं। तो आपको बताना होगा इसका उत्तर। तो मित्रों यहां पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा ललित विस्तार। क्या होगा? ललित विस्तार, ऐसा लिखना होगा, ललित और विस्तार है, ललित विस्तार है वर्तते, बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। ललित विस्तार है बौद्ध ग्रंथ है, इसी को आधार बना करके बुद्ध चरितम रचना की गई है। और बुद्ध चरित रचना अश्वघोष जी की है। इनकी एक रचना और है सौंदर्य नंदम, वैसे तो शारीपुत्र प्रकरणम भी है और राष्ट्रपाल नाटकम भी है, लेकिन 2 फेमस रचनाएं हैं, ठीक है। एक तो बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। माघस्य पितुः नाम किम, माघ के पिता का नाम क्या है, ठीक है। महाकवि माघ के पिता का नाम पूछ रहे हैं, तो सिंपल है, पिताजी का नाम बता देते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा दत्तक है। क्या है इसका? दत्तक। मैं लिख के बता देता हूं, यहां पर पिताजी का नाम है दत्तक है। क्या नाम है? दत्तक है। याद रहेगा माघ के पिता का नाम क्या है? दत्तक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, मीरा पुरस्कारेण कैः साहित्यकार है पुरस्कृत अस्ति। मीरा पुरस्कार से कौन साहित्यकार पुरस्कृत हैं, यानी किस साहित्यकार को मीरा पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। संस्कृत साहित्यकार की बात चल रही है यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको याद रखना है डॉक्टर हरिराम आचार्य। क्या याद रखना है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। डॉक्टर हरिराम आचार्य आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे मीरा पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर हरिराम आचार्य को। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर पे आपको देखना है, प्रश्न को पढ़ते हैं। हरनामामृतम इति महाकाव्यस्य रचयिता के है, ठीक है। तो आपको हरनामामृतम जो महाकाव्य है इसकी रचयिता बताने हैं। इसके रचयिता कौन हैं? तो एकदम सिंपल है, आपको याद रखना है विद्याधर शास्त्री। कौन है? विद्याधर शास्त्री। विद्याधर शास्त्री जी ने लिखा है ये महाकाव्य, नाम है हरनामामृतम, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, श्री पद्म शास्त्री कम महाकाव्यम रचितवान। श्री पद्म शास्त्री ने कौन से महाकाव्य की रचना की है? बहुत ही फेमस रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध उनका महाकाव्य है, नाम है लेलिनामृतम। मैं लिख के बता देता हूं, यहां पर देखिए इसी जगह पर, लेलिनामृतम ये महाकाव्य का नाम है। लेलिनामृतम, लेलिनामृतम ये महाकाव्य है किसका? पद्म शास्त्री जी का। इनकी पीडीएफ नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। वो नोट्स आपको मिलेंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, लेकिन वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिशन कैरियर क्लासेज पर मिलेंगे। तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और ये नोट्स सारे प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए हम बात कर रहे हैं 9वें प्रश्न की, देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, जयपुर वैभवम कस्य कृति अस्ति। जयपुर वैभवम किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही फेमस। तो जयपुर वैभवम रचना है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की। किसकी है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है। कौन सी? जयपुर वैभवम किसकी रचना है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है। और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी के पिताजी हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा सवाल है, द्वासुपर्णा इति काव्ये कस्य कथा वर्णिता। द्वासुपर्णा जो हमारी एक रचना है, इसके अंदर किसके बारे में वर्णन किया गया है? किसका वर्णन है? ठीक है, ऐसा सवाल है। तो यहां पर लिखना होगा आपको आंसर में, कृष्ण सुदामा इत अनयो वर्णनम अस्ति। अनयो वर्णनम अस्ति, ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है, इन दोनों की कथा है, ऐसे मान लो, अनयो कथा वर्णिता अस्ति। कृष्ण और सुदामा इन दोनों की कथा वर्णित है, किसमें? द्वासुपर्णा काव्य के अंदर। तो यहां मतलब समझ में आ गया आपको कि कृष्ण और सुदामा इन दोनों की कथा वर्णित है द्वासुपर्णा काव्य में। ठीक है, कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है हमारा, भारतीयानां मते वेदाः कीदृशाः। भारतीयों के मत में वेद कैसे हैं? तो आपको याद रखना होगा, भारतीयों के मत में जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेयः, ये आपका उत्तर है। इस तरह से लिखना होगा आपको, यानी भारतीयों के मत में वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, बल्कि अपौरुषेय का मतलब है ईश्वरीय कृत हैं, ईश्वर के द्वारा रचित हैं, ऐसा मानना है। कुछ विद्वान लोग इसको पौरुषेय मानते हैं कि किसी पुरुष के द्वारा लिखे गए हैं, जबकि भारतीय जो हैं उनका मत है अपौरुषेय हैं। ठीक है, ऐसे इसका मतलब है। अगला प्रश्न है, आरण्यक भागे है केशाम कृते उपयोगी भवति। आरण्यक भाग जो है वो किन के लिए उपयोगी होता है? ठीक है, उत्तर लिखना है, वानप्रस्थानाम कृते। वानप्रस्थानाम, ये आपका उत्तर हो गया, वानप्रस्थानाम कृते। कृते और जोड़ देना है ऐसे, कृते यानी के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि वानप्रस्थ लोगों के लिए। अब वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है समझ लो आप जितने भी। तो अब वानप्रस्थ का मतलब क्या है समझ में आया आपके? तो वानप्रस्थ का मतलब है आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम। यानी 4 आश्रम होते हैं हमारे। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 25 साल तक रहता है। उसके बाद में दूसरा आता है 25 के बाद में, यानी 26 से चलता है 50 तक, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। उसके बाद में 50 से आगे यानी 51 से लेकर 75 तक चलता है वानप्रस्थ आश्रम। और उसके बाद में 76 से लेकर 100 तक चलता है संन्यास आश्रम। कौन सा चलता है? संन्यास आश्रम। तो मतलब संन्यास आश्रम से पहले का आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, तो वानप्रस्थ आश्रम के जो लोग हैं उनके लिए आरण्यक भाग जो कि वेद का भाग है ये ज्यादा उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रयाणाम वेदानाम ज्योतिषाम प्रणेता के अस्ति। त्रयाणाम वेदानाम, जो 3 वेद हैं उनकी ज्योतिष के प्रणेता किसे माना जाता है? त्रयाणाम वेदानाम, ज्योतिष प्रणेता किसको मानते हैं? जो 3 वेद हैं वेदत्रय के नाम से, अथर्ववेद के अलावा जो 3 वेद हैं, ठीक है, उनमें ज्योतिष के प्रणेता किसे मानते हैं? तो यहां पर आपको लिखना होगा लगधो मुनि। क्या लिखना होगा? लगधो मुनि, ऐसे आपको लिखना होगा। कई जगह लगध मुनि भी लिखा हुआ है, लगधो मुनि या लगध मुनि, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है,
अगला सवाल है यास्केन के ग्रंथ है लिखित है, यास्क के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? उत्तर लिखना होगा निरुक्त है, ये ग्रंथ का नाम है निरुक्त है। क्या लिखना होगा? निरुक्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, मुद्रा राक्षसम नाटकस्य रचनाकार है के? मुद्रा राक्षस नाटक का रचनाकार कौन है? तो एकदम अच्छे से याद रखना होगा विशाख दत्त। क्या नाम है? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस नाटक, बहुत ही अच्छा नाटक है। तो विशाख दत्त ने कौन सा नाटक लिखा है? मुद्रा राक्षस। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका 16 नंबर पे। 16 नंबर का सवाल है मेघदूतस्य कथाया बीजम कस्मात् ग्रंथात् गृहीतम? मेघदूत कथा का बीज कहाँ से ग्रहण किया गया है? ठीक है, यानी मेघदूत जो एक कथा है हमारी खंड काव्य है कालिदास जी का, तो इसका जो बीज है इसकी उत्पत्ति कहाँ से मान रहे हैं? तो उत्तर में लिखना होगा वाल्मीकि रामायणात। वाल्मीकि रामायणात, ये आपको आंसर में लिखना होगा वाल्मीकि रामायणात, यानी वाल्मीकि की रामायण से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसकी बीज माना जाता है वाल्मीकि रामायणात। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर का। अब 17 नंबर का सवाल है, एक बार पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कालिदासस्य सर्वस्वम किम अस्ति? कालिदास का सर्वस्व क्या है, यानी सर्वस्व किसको मानते हैं? तो कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं हैं, उनमें भी सबसे फेमस जो रचना है उसी को सर्वस्व मानते हैं, और वो रचना है, मैं लिख रहा हूं, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है बच्चों। कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी अभिज्ञान शाकुंतल रचना है। दुष्यंत और ये शकुंतला की कहानी है, इसमें प्रेम कहानी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर समझ में आ गया। कालिदास का सर्वस्व किसको मानते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, यहां से देखिए, शूद्रक विरचितम मृच्छकटिकम रूपकम किम अस्ति? शूद्रक विरचित जो मृच्छकटिक रूपक है वो क्या है? क्या है का मतलब आपको समझ में आ रहा है? यानी कि जो नाटक हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें एक रूपक का नाम भी आता है और एक प्रकरण का नाम भी आता है, एक प्रहसन का नाम भी आता है। ठीक है, इहा मृगः अंकः वीथि, ऐसे 10 हैं अलग अलग नाम। तो ये कह रहे हैं कि वो कौन सा है, मृच्छकटिक जो है वो किस प्रकार का है? तो आपको ध्यान रखना होगा मृच्छकटिक के लिए प्रकरण। क्या लिखना होगा? प्रकरण। आपको ऐसे लिखना होगा प्रकरणम। प्रकरणम, ये आंसर है आपका। तो शूद्रक विरचित मृच्छकटिक जो है वो प्रकरणम है, प्रकरण। ठीक, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 19 नंबर का। देखिए, महारथी महाकाव्य से रचयिता क्या है? महारथी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा गुलाब चंद चूलेट है। आपको लिख के बता रहा हूं, गुलाब चंद चूलेट है, ये आपका आंसर है। यानी महारथी महाकाव्य को किसने लिखा है? गुलाब चंद चूलेट ने लिखा है। ठीक है, क्लियर है सबके? गुलाब चंद चूलेट। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नाटकस्य का विशेषता। ये 20 नंबर का सवाल है। मुद्रा राक्षसम नाटकस्य का विशेषता। तो आपको लिखना होगा मुद्रा राक्षसम पूर्णतया राजनीति प्रधानम नाटकम अस्ति। क्या लिखना होगा? राजनीति प्रधानम नाटकम अस्ति। राजनीति प्रधानम नाटकम अस्ति। राजनीति प्रधानम नाटकम अस्ति, ये आपको लिखना होगा। समझे बात को? राजनीति प्रधान नाटक है ये पूरा का पूरा। अगला सवाल है 21 नंबर, वेदांगानी कस्मिन परिगणितानि संति। यानी वेदांगानी किस में परिगणित हैं, किस में इनकी गणना की गई है? तो सिंपल है, वेदांगों के बारे में वैदिक साहित्य में
बताया गया है। किस में बताया गया है? वैदिक साहित्य के अंदर। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना होगा वैदिक साहित्य। क्या लिखना होगा? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए 22 नंबर पे। सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। पाश्चात्याः भारतीयाः विद्वांश्च भारतीय ज्ञानकोशः कम पुराणम मन्यन्ते। यानी पाश्चात्य भारतीय विद्वान जो हैं वो भारतीय ज्ञानकोश किसको या किस पुराण को मानते हैं? पाश्चात्य भारतीय विद्वान जो हैं वो भारतीय ज्ञानकोश कौन से पुराण को मानते हैं, ये हमारा सवाल है। तो इसमें आपको लिखना होगा अग्नि पुराणम। क्या लिखना होगा? अग्नि पुराणम। देखो मैं लिख के बता देता हूं, अग्नि पुराणम। क्या लिखना होगा? अग्नि पुराणम। यानी अग्नि पुराण को भारतीय ज्ञानकोश मानते हैं। ठीक है, क्लियर है सबके? अग्नि पुराण। अगला सवाल है वेदस्य निर्मलम चक्षु किम मतः। यानी वेद का निर्मल चक्षु किसको माना गया है? किसको माना गया? चक्षु यानी आंख होता है, तो देखते किससे? आंख से। तो ऐसे वेदांगों के अंदर किससे देखते हैं? ज्योतिष शास्त्र से। तो आपको लिखना होगा उत्तर में ज्योतिष शास्त्र। मैं नीचे लिख के बता रहा हूं, ज्योतिष शास्त्रम। ऐसे ज्योतिष शास्त्रम किसको मानते हैं? ज्योतिष शास्त्रम। क्लियर सबके? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, यहां से देखिए, ये अगला सवाल है आपका 24 नंबर। गृह्य सूत्रेषु कस्य वर्णनम विद्यते। गृह्य सूत्रों में किसका वर्णन विद्यमान है? तो गृह्य सूत्रों में किसका वर्णन है? मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आचार यागा नाम। एक तो आचार यागा नाम। आचार यागा नाम यानी याग का मतलब यहां पर यज्ञ इत्यादि से है, आचार यागा नाम। ठीक है, इसके अलावा षोडश संस्कार। क्या है? षोडश संस्कार। षोडश संस्कार मैं लिख देता हूं, संस्काराणाम। षोडश संस्काराणाम। एक तो आचार यागानाम, दूसरी बात षोडश संस्काराणाम। ये दो चीजों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है गृह्य सूत्रों के अंदर। ठीक है, अगला आगे है आपका एकदम आसान सा प्रश्न है आपका। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 25 नंबर पे, रामायणस्य कथा वस्तु कति कांडेषु विभक्ता अस्ति। रामायण की जो कथा वस्तु है वो कितने कांडों में विभक्त है? एकदम आसान सा सवाल है, तो आपको सीधा आंसर लिखना होगा सप्तकांडेषु। क्या लिखना होगा? सप्तकांडेषु। आपको पता है रामायण में कितने कांड है? 7। तो पूरी रामायण को 7 कांडों में बांटा गया है। मैं एक बार नाम बता दूं। सबसे पहले आपको याद रखना बाल कांड, उसके बाद में अयोध्या कांड, उसके बाद में अरण्य कांड, उसके बाद में किष्किंधा कांड, उसके बाद में सुंदर कांड, उसके बाद में युद्ध कांड, उसके बाद में उत्तर कांड। अब देखिए कुल 7 कांड हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है 26 नंबर पे, महाकवि ही भर्तृहरि कति शतका नाम रचना अकरोत्। भर्तृहरि जी के द्वारा कितने शतक लिखे गए? तो सिंपल है, त्रीणी। उत्तर लिखना होगा आपको त्रीणी, यानी 3 शतकों की रचना उन्होंने की है। तो आप लिख सकते हैं त्रयाणाम शतका नाम। त्रयाणाम शतका नाम। ठीक है, शतका नाम तो यहां से भी लिख सकते हैं, त्रयाणाम शतका नाम रचना अकरोत्। 3 शतकों की रचना उन्होंने की है। शतक यानी 100, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें 100 श्लोक हैं, इसलिए 100 से एक आध ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 100 मान के उन्होंने लिखा है, तो ऐसे करके उनको शतक नाम दे दिया। तो इसमें उन्होंने 3 लिखे हैं, जैसे कि श्रृंगार शतक लिखा है उन्होंने, नीति शतक लिखा है और वैराग्य शतक लिखा है। ये 3 उनके हो गए, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, क्लियर है। आगे है 27 नंबर, कालिदासेन कति नाटकानि लिखितानि। कालिदास ने कितने नाटक लिखे? वैसे हम पहले बता चुके हैं आपको, कालिदास जी के 3 नाटक हैं। कितने नाटक हैं? 3। तो आपको उत्तर लिखना होगा त्रीणी। ऐसे लिखना है त्रीणी, बस केवल त्रीणी लिख देना है। त्रीणी नाटकानि लिखितानि कालिदासेन। कितने नाटक? 3 नाटक।
अब तीनों के नाम आपको पहले ही बता दिए, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम उर्वशीयम है, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम है। ये 3 नाटक हैं आपके। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहां पर पूछ रहे हैं 28 नंबर में, मृच्छकटिके कति अंकाः सन्ति। मृच्छकटिक जो हमारा नाटक है इसमें कितने अंक हैं? तो उत्तर याद रखना है, इसमें 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10, ठीक है, याद रहेगा 10 अंक हैं मृच्छकटिक में। अगला सवाल, श्रीनिवास आचार्येण के उपन्यास है रचितः। श्रीनिवास आचार्य के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो उत्तर याद रखना होगा चंद्र महीपति, ये इनका उपन्यास है। मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, चंद्र महीपति, चंद्र महीपति, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप चंद्र। चलो और साफ लिख देता हूं इसको थोड़ा सा मैं, ऐसे चंद्र महीपति ही ये श्रीनिवास आचार्य के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। याद रहेगा सबको, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। एक एक को बता रहा हूं मैं लिख के, आसानी से समझ में आए इसलिए, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, देखिए, कादम्बर्याः उत्तरार्ध भागस्य कथा केन पूरिता। कादम्बरी का जो उत्तरार्ध भाग की कथा है वो किसके द्वारा पूरी की गई है? किसने लिखी है? बाणभट्ट जी के द्वारा तो लिखी हुई नहीं है वो, तो कह रहे हैं कि आगे जो रचना लिखी गई है, उत्तर वाला भाग जो लिखा है वो भूषण भट्ट ने लिखा है। किसने? भूषण भट्टेन, ऐसे भूषण भट्टेन, आपको लिखना होगा भूषण भट्टेन। किसने लिखा है? भूषण भट्ट ने। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर पे, किम साहित्यम दृश्य साहित्यम कथ्यते। दृश्य साहित्य किसको कहते हैं? किस साहित्य को दृश्य साहित्य कहते हैं? तो उत्तर लिखना होगा नाट्य साहित्यम। आपको ऐसा लिखना होगा नाट्य साहित्यम। साहित्यम तो लिखा हुआ है, उसमें से देख लेना, नाट्य साहित्यम, ये उत्तर हो जाएगा नाट्य साहित्यम, ठीक है। आगे है हमारा पुराण शब्दस्य व्युत्पत्ति का। पुराण शब्दस्य व्युत्पत्ति ही का, तो इसमें आपको लिखना होगा पुराण शब्दस्य व्युत्पत्ति का पुरा नव, ऐसा लिखना होगा पुरा नव बराबर पुराणम। पुरा नव बराबर पुराणम, ऐसे आपको लिखना है, ये इसकी व्युत्पत्ति हो जाती है। क्लियर है? अगला सवाल है हमारा, ज्योतिष शास्त्रम त्रिस्कंदम कथम उच्यते। ज्योतिष शास्त्र को त्रिस्कंद कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसमें आपको बता रहे हैं हम क्यों कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से त्रीनि वर्तमनि संति, यानी 3 इसके वर्तमनि हैं, 3 इसके मतलब रास्ते हैं, ऐसे मान के चलो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिस्कंद। त्रिस्कंद, तो आपको लिखना क्या होगा? ज्योतिष शास्त्र से त्रीनि वर्तमनि संति, ऐसे लिखना होगा। मैं लिख के बता देता हूं, त्रीनि वर्तमनि संति। ज्योतिष शास्त्र से त्रीनि वर्तमनि संति, आगे बताएंगे, उनका नाम भी बताएंगे, तीनों कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे 33 प्रश्न हो जाते हैं। अब देखो अगला सवाल है हमारा 34 नंबर पे, शिक्षायाः किम प्रयोजनम। शिक्षा का क्या प्रयोजन है? अब शिक्षा का मतलब यहाँ पर वेदांग से है, यानी हमने वेदांग बताए थे 6, यानी वेद के 6 अंग माने जाते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 नाम आपको हमने गिनाए। तो उसमें जो पहला नाम हमने कहा कि शिक्षा, तो इस शिक्षा का क्या प्रयोजन है, ये हमारा सवाल है। तो इसमें आपको लिखना होगा वेद मंत्राणाम शुद्ध उच्चारणम। वेद मंत्राणाम शुद्ध उच्चारणम, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है लिखा हुआ आपको, ऐसे आपको लिखना है, वेद मंत्राणाम शुद्ध उच्चारणम। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल है, महाभारतस्य रचयिता के आसीत। महाभारत का रचयिता कौन था? बताइए, महाभारत किसने लिखी है, बताओ। तो महाभारत का जो रचयिता मानते हैं महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास। तो आपके सामने उत्तर दिख रहा है, महर्षि वेदव्यास है। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है,
अगला सवाल है नीति शतकस्य प्रणेता कः आसीत्। नीति शतक का प्रणेता कौन था? नीति शतक का प्रणेता, तो नीति शतक किसने लिखी है? वही प्रणेता होगा। हमने आपको बताया कि भर्तृहरि जी ने 3 शतक लिखे हैं, उसमें नीति शतक का नाम भी था, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो नीति शतक के आपका जो प्रणेता माना जाएगा वो कौन माना जाएगा? महाकवि भर्तृहरि। आपको लिखना होगा उत्तर में महाकवि भर्तृहरि, जैसे कि आपको दिख रहा है लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ठीक है। ऐसे आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न कालिदासेन स्वकाव्ये का रीति ही प्रयुक्ता, यानी कालिदास ने अपने काव्य में कौन सी रीति का प्रयोग किया है? देखो साहित्य में रीतियां चलती हैं, समझ गए बात को, यानी अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं लिखने की, रीतियां होती हैं। अब वो थोड़ा सा मैटर अलग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसको। रीति का नाम बताना है जो कालिदास ने अपने काव्य में लिखी है, तो सिंपल है, रीति का नाम याद रख लेना है वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति है। क्लियर? आगे चलिए। आगे है भट्ट नारायणेन विरचितम रूपकम किमस्ति। भट्ट नारायण के द्वारा विरचित रूपक कौन सा है? भट्ट नारायण ने जो रूपक लिखा है, नाटक लिखा है, उसका क्या नाम है? ठीक है, बहुत ही फेमस नाटक है, तो स्क्रीन पर देखो उत्तर है इसका वेणी समहारम। क्या है? वेणी समहारम। क्लियर है सबके? वेणी समहारम। ठीक, आगे चलो। अगला है हमारा प्रमेय पारिजातस्य रचयिता के अस्ति। प्रमेय पारिजात रचना है, इसकी रचयिता बताने हैं, तो उत्तर हो जाएगा गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आपको याद हो जाए, क्योंकि वीडियो सुनने से और देखने से बहुत जल्दी याद होता है। ये साइकोलॉजी मानता है ऐसा, आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख लो, ये हमारी गारंटी है कि आप एक बार वीडियो सुन लो और एक बार वैसे पढ़ लो आप किताब से, लेकिन सुनने वाला जो वीडियो होगा उसमें जो मैटर है वो पक्का याद हो जाएगा आपको, एक एक लाइन तक याद हो जाती है 1-2 बार सुन लिया तो। ठीक है, ऐसे। और ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि भाई हमें मेहनत और करनी चाहिए, कुछ परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो हमारी मेहनत है वो आपके लिए काम आए, यही हमारा उद्देश्य है। और एग्ज़ाम के बाद में आप हमें ज़रूर बताना इस चैनल पे आके कि सर हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है एग्ज़ाम में, ये प्रश्न हमारे आए हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि ये इन प्रश्नों में से आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चंडी शतकम इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकार के। चंडी शतकम इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान सवाल है। कौन है? बाणभट्ट जी हैं, तो उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। बाणभट्ट वही जिन्होंने कादंबरी लिखी है। ठीक है, कादंबरी तो बहुत ही फेमस रचना है, तो चंडी शतक किसकी रचना है? बाणभट्ट जी की। क्लियर है सबके? बाणभट्ट जी ने लिखा चंडी शतकम। आगे चलते हैं। अब देखो अगला सवाल है हमारा, यहाँ से देखिए 41 नंबर पे, श्रव्य काव्यम कतिधा विभक्तमस्ति। श्रव्य काव्य को कितनी जगह बांटा गया है, यानी श्रव्य काव्य जो होते हैं हमारे वो कितने भागों में विभक्त हैं, ये हमारा सिंपल सवाल है। ठीक है, तो श्रव्य काव्य को आपको याद रखना है उत्तर 3, त्रिधा। क्या याद रखना है? त्रिधा। ऐसे आपको त्रिधा लिखा हुआ दिख रहा होगा, त्रिधा विभक्तमस्ति, 3 जगह विभक्त किया गया है। अब वो 3 कौन कौन से हैं, यदि आपके दिमाग में सवाल आ रहा है और आपको नहीं पता है तो कमेंट करिए, फटाफट हम बता देंगे। वैसे हमें लग रहा है कि सिंपल सी बात है, सबको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। पद्म पुराणानुसारेण पुराणस्य को अर्थ है। पद्म पुराण के अनुसार पुराण का क्या अर्थ है? पुराण का अर्थ किसके अनुसार बताना है? पद्म पुराण के अनुसार। तो चलिए इसका अर्थ बताता हूं मैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पुरार्थेषु आनयति इति पुराणम। पुरार्थेषु आनयति इति पुराणम लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं मित्रों। इससे पहले एक सवाल हमने बताया था, ज्योतिष शास्त्रम त्रिस्कंदम कथम उच्यते। ज्योतिष शास्त्र को त्रिस्कंद क्यों कहते हैं? तो आंसर में हमने कहा कि ज्योतिष शास्त्र से त्रीनि वर्तमनि संति, 3 वर्तमनि हैं इसकी, इसीलिए इसको हम कहते हैं। तो यहाँ सवाल है ज्योतिष शास्त्र से त्रीनि वर्तमनि कानि संति, वो 3 वर्तमनि कौन से हैं? तो उनका नाम है, यहाँ देखिए, सिद्धांत पहला, संहिता दूसरा, होरा रूप तीसरा। सिद्धांत, संहिता, होरा, ये 3 को मिला के त्रिवर्तमनि कहते हैं। क्लियर है? आगे चलिए। अब अगला सवाल देखिए, 44 नंबर पे है, मुक्तोपनिषदि उपनिषदाम का संख्या उल्लिखिता।
यानी मुक्तोपनिषद जो है हमारा, उसमें उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो आंसर हो जाएगा 108। कितना? 108। 108 बताए गए हैं उपनिषद। अष्टाधिक शतम, अष्टाधिक शतम। आगे चलिए, आगे है 45 नंबर पे, शतसहस्री संहिता का कथ्यते। शतसहस्री संहिता किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। शतसहस्री संहिता किसे कहते हैं? शत यानी 100, सहस्र यानी 1000, संहिता यानी इकट्ठा करना, यानी 100,000 की बात कहां पर कही गई है? 100,000। तो महाभारतम उत्तर होगा, महाभारतम, क्योंकि महाभारत में आपके 100,000 श्लोक हैं। महाभारतम, ऐसे आपको उत्तर लिखना होगा, महाभारतम। महाभारत में 100,000 का मतलब 1,00,000 श्लोक माने जाते हैं, इसीलिए शतसहस्री संहिता कहते हैं। आगे चलिए, अगला हमारा सवाल है 46 नंबर पे। 46 नंबर का सवाल है, महाकवि भर्तृहरि राज्ञः नाम किमासीत्। महाकवि भर्तृहरि के राजा का नाम क्या था? उत्तर है पिंगला। क्या है? पिंगला। क्लियर? आगे चल दो। शकुंतला कस्याः अप्सरस पुत्री आसीत्। जो शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला है वो किसकी पुत्री मानी जाती है, यानी कौन सी अप्सरा की पुत्री थी? तो इसका उत्तर होगा मेनकायाः। मेनका की पुत्री थी, मेनका अप्सरा थी, उस मेनका की पुत्री है शकुंतला। ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर ऐसे। 48 नंबर का प्रश्न है, वेणी समाहारम नाटक के कह रसे है प्रधान अस्ति। वेणी समाहार नाटक में कौन सा रस प्रधान है? वेणी समाहार जो नाटक है उसमें कौन सा रस प्रधान है? तो वेणी संहार तो बहुत ही खतरनाक वाला नाटक है, तो उसमें वीर रस प्रधान है। कौन सा रस है? वीर रस है, वीर रस है, आपको लिखना होगा। क्लियर है सबके? आगे देखिए 49, राजस्थान से कहानी लेखकेशु कस्य नाम अग्रगण्यमस्ति। राजस्थान के कहानी लेखकों में किसका नाम अग्रगण्य है? सबसे आगे लिखा जाता है, सबसे आगे गिना जाता है, जो अग्रगण्य है। कौन से व्यक्ति हैं ऐसे? तो गणेश राम शर्मा। उत्तर हो जाएगा गणेश राम शर्मा। क्या उत्तर हो जाएगा? गणेश राम शर्मा। क्या उत्तर होगा? गणेश राम शर्मा। अब एक सवाल और है इसमें हमारा, देखिए यहां पर 50 नंबर पे, पंडित अंबिका दत्त से पितुर नाम किम। पंडित अंबिका दत्त के पिता का क्या नाम है? बहुत ही सिंपल है, तो उत्तर लिखना होगा दुर्गा दत्त व्यास है। मैं यहां लिख के बता देता हूं, दुर्गा दत्त व्यास है, ये उत्तर हो जाएगा आपका, दुर्गा दत्त व्यास है। ये अंबिका दत्त व्यास जी हैं, उनके पिताजी का नाम है दुर्गा दत्त व्यास है। ठीक है, तो ऐसे करके फ्रेंड्स यहां पर हमारे जो टोटल प्रश्न हो जाते हैं वो हो जाते हैं 50। अब मेरे हिसाब से तो इस वीडियो में 50 प्रश्न पर्याप्त रहेंगे, और फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा, उसमें 51 से 100 तक बताऊंगा। ठीक है, ये 100 जो प्रश्न हैं आपके, ये मानकर चलो कि बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार हमने अभी साहित्य के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करी है, आपको अच्छे से समझाया, उनके आंसर बताए हैं आपको हिंदी अर्थ सहित। ऐसे ही आपको अगली वीडियो में 50 और बता देंगे। तो जो 100 प्रश्न हैं ये हमारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जरूर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। जो 2022 में बोर्ड का पेपर होने वाला है आपका 1 अप्रैल का, उसमें जरूर आपको इनमें से मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि समय बचेगा तो मैं आपको और बता दूंगा 50 क्वेश्चन, ऐसे करके 150 क्वेश्चन बता दूंगा। लेकिन वैसे तो 100 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन्हीं में से हमारा काम हो जाएगा, तो इनको अच्छे से देखना है, सुनना जरूर है पूरा का पूरा। और पीडीएफ नोट्स आप चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा मिशन करियर क्लासेज, उस पर आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम किस किस को भेजेंगे भैया, हम बताइए, सबको तो भेज नहीं सकते, तो उसका लिंक डाल दूंगा मैं, उससे लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए उसको, तो आप आसानी से देख सकोगे, उनको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, उनको आप लिख भी सकते हो, चाहते हो तो लिख लो, आप पढ़ लो, इनको समझ लो अच्छे से, वीडियो को सुन लो। वैसे वीडियो देखने और सुनने से ज़्यादा जल्दी याद होता है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, अगली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे 51 से लेके 100 तक। इंतजार रखें, अच्छे से इनको आप तैयार करें जब तक। और ये वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, आपको जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।